नमस्कार साथियों। दृष्टि क्लासेस के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, नीट की तो अंतिम रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, ये 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपने इतने दिन जो आपने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, अब उस फाइनल मोड कैसे देना हो। विद्यार्थी जीवन में जब हम किसी एग्ज़ाम में भाग ले रहे होते हैं, उसमें हम तैयारी कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये किताब आ गई, इसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये वन लाइनर आ गई, ये क्वेश्चन कर लो, ये इसकी एक नई किताब आ गई। मेरा एक मानना है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा आपको। जो मैंने अपने जीवन में जितने एग्ज़ाम क्रैक किए उसका मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, वो मैं आपको ज़रूर साझा करूंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक मैं आपको बता दूं, अगर आप नौहर के आसपास के और राउतसर तारानगर भादरा क्षेत्र से हैं, तो हमारे यहाँ पे 25 तारीख से दिल्ली पुलिस का एक नया बैच और एसएससी एमटीएस का एक नया बैच अनाउंस किया जा रहा है। मात्र 1100 रुपये महीना में है। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन अगर तैयारी कर रहा है तो आप उसे क्लासेस की मेन कैंपस बिहानी चौक है, ओबीसी बैंक के ऊपर। हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले रीट मुख्य परीक्षा। देखो, आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि इसे दो भागों में डिवाइड किया। नंबर एक L1 और नंबर दो L2, है ना। L2 की भी चर्चा करेंगे, पहले L1 की बात कर लें। ये जो होते हैं 1 से 5 तक के होते हैं, 1 से 5 कक्षा तक के टीचर, और ये होते हैं 6 से 8 कक्षा के अध्यापक, है ना। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, दोनों में एक चीज जो सबसे समान है, सबसे कॉमन है, वो ये है कि हम सिलेबस की बात करते हैं तो एक पार्ट आता है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति। देखो, एक जमाना था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक जमाना था, ये 2005 से 10 के बीच का जमाना था, और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, इस आप पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा है, या इसके कुबा के काल में बाण पूछ। देखो, आजकल अगर आप भूगोल को देखोगे ना, ये चर्चा सच में आपके बहुत काम आएगी। अगर आप भूगोल को देखोगे तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक तो भौतिक प्रदेश में से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा, अगर आप बात करोगे जलवायु, एक क्वेश्चन यहाँ से। मृदा से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप पिछले 3-4 एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के और देखोगे तो आप और गहराई में पहुंच जाओगे। कॉपेन के नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर जलवायु की बात करो तो अरावली पर्वतमाला के आसपास की जो हम कहे हैं वन संपदा, या वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी खेती करती है, खेती का प्रकार पूछ लेते हैं। इस तरह से अरावली से संबंधित पूछा जाता है, या बालू का स्तूप जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ पूछ लिया जाता है। ये भौतिक प्रदेश में से उठता है। एक अक्षांश और एक देशांतर से हर बार अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, और हर बार घुमा के पूछता है। ये बनी बात है साहब, हमें भी पता है इतने से इतने डिग्री ये होता है। ज्योग्राफी वाले जो अध्यापक होते हैं वो तो ज़्यादा खुल के बताते हैं, पर अगर हमें इस बात का पता है क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो हम तैयार क्यों नहीं करते। अब जो नया पैटर्न चल रहा है, अगर आप उसको गौर से देखोगे ना, तो जो गणना वाले जो होते हैं ना, गणना वाले जो चैप्टर होते हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे पशुगणना, जनगणना, एक खनिज, है ना, कितना अप गया कितना डाउन आ गया है। वन संपदा, कितने वन जो हैं घट गए हैं, कितने वन बढ़ गए हैं, है ना। ये जो होते हैं ना, ये टॉपिक, ये सारे के सारे अर्थ से संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये जो अर्थ से संबंधित है क्वेश्चन, यहीं से भी बहुत सारे पुट। ये है बात भूगोल की। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम तक इतनी बार कंठस्थ कर लेने हैं। मैं जो कह रहा था ना कि मेरा जो उसूल है वो ये कहता है, मैंने अपने जीवन में
जब मैं फार्मेसी के बाद जब मैंने प्रिपरेशन किया तो मैंने एक रजिस्टर को तैयार किया, एक नोटबुक को तैयार किया, एक नोट्स बनाए मैंने, और मैंने उसी नोट्स को 1000 दफ़ा पढ़ लिया, और वो याद नहीं हुआ मेरे, वो मेरे फोटो छप गई दिमाग में। आज भी अगर सीएनएस डिजीज की बात आती है, आज भी डायबिटीज की बात आती है, या किसी भी हाइपरटेंशन जैसे टॉपिक की बात, बिल्कुल वैसे के वैसे फोल्डर खुलते हैं और मुझे वैसा का वैसा डायग्राम दिख जाता है, वहां पे वो था, वहां पे वो। जो भी किताब पढ़ें, जो भी नोट्स पढ़ें, आप बार बार उसी को पढ़ोगे, जितनी बार भी पढ़ना पड़े। अब जैसे आपको कुछ नया पढ़ना है, तो एक बार आप नई किताब से पढ़ें और उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ला के उसमें चिपका दो, कहीं न कहीं साइड में थोड़ा बहुत जगह रखो उसके लिए। तो अगर आप उसमें लाल, नीले, हरे रंग पेन से आप और मेंशन करते जाओगे, जितने कलर्स आप रखोगे, उतने ज़्यादा वो नोट्स की जो फोटो है वो दिमाग में आपके छपती जाएगी। और याद रखना, जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो उसमें से 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको क्लिक कर जाएगा कि उस कॉर्नर में मैंने ग्रीन कलर के पेन से गोला मार के एक चीज लिखी थी, वो क्या थी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, 10 सेकंड में आप टिक कर दोगे, याद आ गई। यही था मेरा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा रामबाण मेरे पास यही है। आज भी मैं ऐसा ही करता हूँ, जब मुझे किसी चीज़ को पढ़ना होता है, कंठस्थ करना होता है, तो मैं किसी एक ही जगह से पढ़ता हूँ और बार बार वहीं से पढ़ता हूँ। दूसरा मैं कहूँ आपसे कि साहब ये इतिहास की बात करें, है ना, इतिहास जो होता है ना, अगर हम अभी की बात करें तो एक तो होता है एंशियंट हिस्ट्री ना, प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, आप सब लोग जानते हैं, एक होता है आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री, एक आधुनिक इतिहास। देखो, ये जमाने चले गए हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, याद रखना। देखो, आपने 1572 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, राजपूताना मुगल के संबंध आप पढ़ते हैं, कौन से मुगल ने क्या किया था, कौन से राजा ने क्या किया था, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं दोस्तों। अब वो जमाना चला गया है। अब जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पता है उसमें पहले बड़े वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते थे, कौन से सन में क्या हुआ था, त्राइन का युद्ध पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, मतीरे की राड़ कब हुई, किन किन राजाओं के बीच में हुई, ये सब पुराना हो गया है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक टॉपिक होता है एकीकरण, राजस्थान का कह रहा हूं मैं, राजस्थान का एकीकरण। एक होता है 1857 की क्रांति, राजस्थान से की क्रांति। अगर हम एक और टॉपिक की बात करें तो जितने भी जन आंदोलन हुए, अगर हम एक टॉपिक और देखें तो एक प्रजामंडल नाम का आता है ना, किसान आंदोलन, बिजोलिया का हो गया, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, और उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। और उसके बाद जनजाति आंदोलन, ये जो टॉपिक हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, और क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। ये जो मैंने 5-6 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको तसल्ली से याद कर लीजिएगा, मेरा आपसे वादा है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 1857 की क्रांति राजस्थान की आज से 3 साल पहले भी यही थी, 30 साल पहले भी यही थी, और आज भी यही है। अधीनस्थ बोर्ड जो है वो यूपीएससी से भी आगे निकला जा रहा है। वो क्या करता है, लैंग्वेज ऐसी देता है जिसकी वजह से आप घूम जाते हैं, क्वेश्चन वहीं से उठाता है, टॉपिक वही होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कहां से 1857 की क्रांति क्या 4-5-6 पेज की है, उससे बाहर वो कुछ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता अधीनस्थ बोर्ड। पर दिक्कत कहां आती है कि हम बस यूं ही हल्के में पढ़ लेते हैं। आपको एक बात, एक और ट्रिक बताता हूं, जिस चीज को आप हल्का करके पढ़ रहे हो ना, उसको गहराई से पढ़ो, और जिस चीज को आप गहराई से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जिस चीज को आप यूं ही नॉर्मल देख के और आगे निकल जाते हैं ना, उसको देख के आगे नहीं निकलना। ये वाले जो टॉपिक हैं ये सबसे खतरनाक है। कला व संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कल्चर कहते हैं साहब। इस कल्चर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जो आपका मेजर पार्ट है इस जीके में, ये लगभग यूं मान के चलो 100 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा, गुना 2 कर लो, कितना हुआ, 2 नंबर। अब मैं आपको एक और बताता हूं आगे। अब उसके बाद एक आपका आता है सामान्य ज्ञान, दूसरे नंबर पे एक पॉइंट दिया हुआ है रीट में, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, और कुछ बाल विकास अधिनियम, है ना। ये जो है ये 80 नंबर का पार्ट आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे,
40 × 2। इसमें आप देखोगे आपको टॉपिक दिया गया होगा प्रमुख खिलाड़ी, उसके बाद आपको दिया गया होगा प्रमुख मंदिर, है ना, जो प्रमुख प्रमुख भाषाएं, कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए होंगे। देखो बेटा, ये मंदिर है, प्रमुख भाषाएं हैं, ये पार्ट ऑफ कल्चर में भी आप पढ़ लेते हैं, आप इतिहास में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब भी आप किसी अध्यापक से पढ़े हैं या आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे बखूबी मिल जाएंगे। प्रमुख खिलाड़ी भी होंगे, करंट अफेयर का कुछ हिस्सा इसमें मिक्स हो जाता है, पर आपको मैं बताता हूँ जो ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लो, फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं नंबर 1 ये, और दूसरा आप बेटा पढ़ लो इसमें जन कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी योजना। ये जो दो टॉपिक है ना, ये इनको ऐसा घोट के पी लो, यही फ्लैगशिप योजनाएं 40-50 होगी मेरे हिसाब से, और आप इनको तसल्ली से अगर पढ़ोगे तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएंगे और बाकी के हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं से उठ जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसका, वो है ये शैक्षिक परिदृश्य। आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है। इसमें एक तो शिक्षा के अधिगम के नवाचार जो होते हैं ना, अधिगम के नवाचार आप किसी भी किताब से पढ़ोगे मिल जाएंगे, है ना, सरकार ने क्या किया, और ख़ास तौर पे जो कोरोना काल गुजरा है इसमें सरकार ने कितने सारे तरह के नवाचार किए, वो वाला रहता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसमें एक रहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। आप यकीन मानो ये जो टॉपिक है ना, सामान्य ज्ञान में सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षा अधिगम के नवाचार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद बाल विकास अधिनियम, ये हम कहते हैं ना 9 और 11 का दोनों, 2009 और 2011, ये नए टॉपिक जो जुड़े हुए हैं ना साहब, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, और आपको इन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा टारगेट आप इन्हीं। ये अभी तक जो चर्चा चल रही थी ये हमारी L1 और L2 को लेकर है। आगे मैं इसमें एक और बताता हूँ जो कॉमन है। नंबर 3 पे अगर हम कहें कि साइकोलॉजी जो आती है, मनोविज्ञान, देखो इसके 10 × 2 कर लो, 20 मार्क्स की ये आती है। इसमें 3 ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक तो होता है व्यक्तित्व, उसके बाद हम कहें तो बुद्धि, और एक अधिगम। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपके लगभग इन्हीं से ही कुछ आप लोग देखोगे। अब एक टॉपिक आता है इसके बाद आईसीटी। आईसीटी में बेटा ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 10 मार्क्स के होंगे। अब आईसीटी कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताऊं, एक दीक्षा नाम की ऐप है, सरकार के द्वारा एक दीक्षा नाम की ऐप है। जब आप उसके जाओगे और आप उसका परिचय पढ़ोगे तो उस बहुत सारे नवाचार जो सरकार ने किए हैं आईसीटी को लेकर, जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी हैं, आप वो सारे के सारे वहाँ से रीड आउट करके और हल्के से नोट्स बनाओ। मेरा वादा है आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो मेरे द्वारा आईसीटी की 3 पार्ट में क्लास ली गई है, बहुत ही हल्का करके समझाया गया है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 3 को बड़े तसल्ली से सुन लो, उससे बाहर कुछ नहीं। ये हमारे टोटल कितने मार्क्स हुए अभी तक, देखो हमने पढ़ा पहले तो, फिर 80 आए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 20 की साइकोलॉजी और 10 का आईसीटी, तो ये कितने हुए, ये हमारे लगभग 30 और 100 210 के अराउंड हो गए। अब हम तीसरे की चर्चा करते हैं, L1 की जारी रख रहे हैं, है ना। अब इसमें हमने क्या कहा, हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, हम बात क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, के बाद आप पढ़ते हैं विज्ञान, आप पढ़ते हैं गणित, फिर आप पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। अब ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 10-10 मार्क्स के साथ आपके पास सब्जेक्ट से
10-10 मार्क्स का, 5-5 क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में वही संधि समास टाइप के। अगर आप इसे लगातार आप पढ़ते आए हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसमें से आप ये कर सकते हैं कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, सीईटी के एग्ज़ाम में देखो कि हिंदी का किस तरह का पैटर्न उठा रहा है वो, तो आप वहाँ से सीधा पकड़ कर जाओगे। फिर वैसे ही आप इंग्लिश की देख लो और विज्ञान की। अगर इनकी बात करें शिक्षण विधियों की, तो 4 × 2 8-8 मार्क्स की इनकी शिक्षण विधियाँ आएगी। तो ये कितने हो गए साहब, हमने 210 जोड़े थे टोटल, है ना। और अब इसमें देख लो 50 और 40 90, टोटल हो गए 300। अब बात समझने वाली ये है कि हमने इतनी देर तो चर्चा की सब्जेक्ट में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप ये देखोगे कि अगर आप शिक्षण विधियों का चाहो ना तो ये 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लोग डरते हैं इनसे, डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षण विधियां लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आप उनको अगर खुद पर लेकर, जब भी आप मैथ की शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो आप ये सोचो कि आप पहली या दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपको कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो आपको कैसे पढ़ा सकता है। आप बिल्कुल वैसे वैसे जाएंगे, रटते जाएंगे। और वैसे ही आप इंग्लिश का देखो, विज्ञान का देखो, गणित का देखो, ये जो टोटल है ये 300 मार्क्स का है साहब, है ना। और अब अगर मैं बात करूं L2 में, तो L2 वालों ये जो 60 आपके जो अलग से आएंगे क्वेश्चन, वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। वो आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत तगड़ी पकड़ करनी पड़ेगी। रीट में पहले 6.5 लाख थे, अब 9 लाख हो गए हैं, वैकेंसी वही 40-50 हज़ार है। आप भी समझते हैं ये इतना आसान नहीं है जितना हम इस अपनी तैयारी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए आप हमेशा एक एग्ज़ाम पेपर को ज्वाइन करके रखना। मोबाइल और ये जो डिजिटल स्क्रीन है ना, जो लाइब्रेरियों में बैठ के हम सारा दिन लगे रहते हैं, ये हमें जहर की तरह काम करती है, जहर की तरह। क्यों? क्योंकि साहब ये सब चीज़ें कैसे ख़राब करती है। आपको एक टेस्ट मिला और आपके मोबाइल में आया, एक एक क्वेश्चन लिखा होगा, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिले और आपने अपने अंगूठे से ही टच कर दिया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं, भरना तो OMR सीट है। हर एक चीज़ का अपना साइकोलॉजिकल असर पड़ता है साहब, एटमॉस्फेयर का पड़ता है। जब आप OMR सीट पे किसी पेपर को देते हैं, तब आपका बिल्कुल उस लेवल तक जो मन होता है, दिमाग होता है, पहुंच जाता है जिस लेवल में आपको एग्जाम में चाहिए होता है। क्योंकि हैबिचुअल हो जाते हैं हम किसी चीज़ के, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तो आपने पेडल का भी ख्याल रखा, आपने ये जो स्टीयरिंग होता है इसका भी ख्याल रखा, आपने बैलेंस का भी ख्याल रखा, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा और पूरा का पूरा ध्यान उस साइकिल चलाने में लगे हुए थे। बाद में जब आप सीख गए तो आप फ़ोन पे बतिया रहे हैं अपने घर वालों से, आप कह रहे हैं कि कैसे हो, सब ठीक है, और साइकिल चल रही है, बाइक चल रही है, आप फ़ोन पे लगे हुए हो। बैलेंस बनाने की, गियर डालने की कुछ नहीं ज़रूरत। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की कि अब आपको कहीं घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ अपने आप नॉर्मल चलेगा। वैसे ही जब आप OMR सीट पे बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अगर आप मोबाइल ऐप से अगर कर रहे हैं तो आप उनका प्रिंट निकालो, OMR उठाओ, फोटोकॉपी निकलवा लो OMR की, प्रैक्टिस उसी पे करना। आपको 2 ही रामबाण बताता हूं। एक तो जो आपने नोटबुक पकड़ी हुई है, जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं, उन्हें बार बार रटो, और कुछ भी अगर नया ऐड करना है तो इसी में। अगर कोई पुराना क्वेश्चन मिला आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसी में। जो कुछ भी लिखना है आप बार बार इसी में लिखते जाओ, क्योंकि इससे आपके जो बेसिक चीजें हैं वो तो रटी जाएगी, साथ में आपकी नई चीजें भी छप जाएगी दिमाग में। और दूसरा, जितना हो सके OMR सीट पर आप OMR सीट पर आप प्रैक्टिस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इससे आपकी तैयारी की गुणवत्ता आपको पता चलेगी। यही 2 रास्ते हैं बेटा। आपके साथ मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, और इस सिलेबस में जो मैंने आपको बताया है, अगर आप सच में इस तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और आप जिस मेहनत के साथ लगे हुए हो, उसको मैं इतना मानता हूं कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, कहीं आप गलत ट्रैक पे नहीं है। फिर भी अपनी तैयारी को एक बार चेक जरूर कर लेना। पहले के टाइम में जब युद्ध हुआ करते थे,
तो क्या वो पहले दिन ही तलवार उठाते थे जिस दिन युद्ध होता था? वो हर रोज प्रैक्टिस किया करते थे। क्रिकेट में हमारे भारतीय खिलाड़ी जो होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, किसी भी गेम के होते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। क्या वो थ्योरी करते रहते हैं कि क्रिकेट में अच्छा इस एंगल पे बॉल आएगी तो हम इस तरह से इसको अपर कट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? नहीं। थ्योरी के बाद प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचोगे। सृष्टि क्लासेस के जो ऑफलाइन के विद्यार्थी है, हमने उनका यही एक पहले दिन से ख्याल रखा कि उन्हें हर रोज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते थे, जो क्लास खत्म होती थी उसी क्लास के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना थोड़ा है। अब मैं ये चर्चा जो है मेरी पूरी करता हूं, और 8 तारीख को एक बजट घोषणा होने वाली है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो हैं, उसमें मैंने सुना है कि लगभग 40 से 50 हज़ार जो अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और हमारे व्याख्याता होते हैं, इनसे संबंधित कुछ भर्तियां आने वाली हैं। तो हमारे ऑफलाइन बैचेज आगे चलेंगे। आप सभी का सृष्टि क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत होगा। आप विश्वास दिखाएं और हमारे इस परिवार के साथ जुड़कर हमारी इस नौहर धरा को हम आगे लेकर चलते हैं। अगर आप कहीं बाहर से हैं, नौहर के बाहर से हैं, बेटा ये लेक्चर आपको बिल्कुल काम आएगा। और अगर आप पूरा विश्वास दिखाकर हमारे यहाँ आएंगे, हम आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।